मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारे बीए सेमेस्टर थर्ड में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली सल्तनत या भारत पे 5 वंश ने राज करा था। ये 5 वंशों ने जो राज करा था 1206 से 1526 तक राज करा। ये 5 वंश के शासनकाल को इन 5 वंश के शासनकाल को शासन लोग का क्या कहा था? या तो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, पहला दिल्ली सल्तनत, या सल्तनत ए हिंद, और सल्तनत ए दिल्ली कहा गया। दिल्ली कहा गया। ठीक, तो क्या कहा गया था कि 5 महान शासकों या 5 महान वंश के सुल्तानों के जो शासनकाल को दिल्ली सल्तनत हिंद और सल्तनत हिंद दिल्ली के नाम से जाना गया। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है 5 वंश के शासनकाल के, तो नाम क्या दिया गया इसके बारे में बताया। तो 5 वंश थे वो पहली चीज दिल्ली सल्तनत की बनती वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश पहला जो था वो था गुलाम वंश। ठीक, इसका जो शासनकाल रहा था ये रहा था 1206 से 1290 तक। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हमारे खिलजी। खिलजी वंश, इसका जो शासनकाल रहा ये रहा 1290 से 1320 तक। ठीक, और इसके बाद हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसका जो शासनकाल रहा 1320 से 1414 तक रहा। इसके बाद आते हैं हमारे सैयद वंश। सैयद वंश, इनका जो शासनकाल रहा ये रहा था नॉर्मली 1414 से 1451। ठीक, अब इसके बाद जो हमारे बचते हैं ये थे लोधी वंश। लोधी वंश के थे, ये जो शासनकाल रहा था ये था 1451 से 1526। जिसने नींव रखी दिल्ली सल्तनत की वो थे किस वंश के? गुलाम वंश के थे। और जो अंतिम शासक रहे थे या अंतिम वंशज रहे थे दिल्ली सल्तनत के वो थे लोधी वंशज। और लेकिन अब बात करें गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश, जो ये थे तुर्की से संबंधित थे। ठीक है, ये सारे तुर्की थे। और ये लोधी वंश जो आपने लिखा ये था अफगानी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, मैंने आपको 5 वंश के बारे में बताया जिन्होंने भारत, हाँ मैंने आपको इससे पहले जो बताया था 5 वंश के बारे में बताया जिन्होंने दिल्ली सल्तनत या भारत पर राज करा था, साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई?
दिल्ली सल्तनत की स्थापना को मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना घोरी की मृत्यु के बाद अब क्या था जिस टाइम मोहम्मद घोरी जिंदा था या मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद है, तो जो मोहम्मद घोरी का साम्राज्य था उसके हाथ में जो था वो उत्तर भारत में पूर्ण रूप से फैला हुआ था। सबसे बड़ा साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। बात करें कि मोहम्मद घोरी का जो टाइम था ना, कोई उत्तराधिकारी नहीं था कि जो साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाले। तो एक व्यक्ति उभर के आया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका एक गुलाम था। उसने साम्राज्य की पावर अपने हाथ में संभाली। वह मोहम्मद घोरी का एक उत्तराधिकारी के रूप में उभर के आया और उसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक है, तो इसका मोहम्मद घोरी का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसका जो उत्तराधिकारी बना सा गुलाम बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए कि कोई गुलाम किसी साम्राज्य का एक सम्राट बने या किसी की मृत्यु के बाद एक सम्राट का उत्तराधिकारी बने। ये एक नॉर्मल सी बात है उस समय के लिए, क्योंकि दास प्रथा का प्रचार मतलब दास प्रथा का एक नियम था उसमें कि अपने दासों को इतना महत्वपूर्ण बनाते थे वो कि एक कला में सैन्य प्रशासनिक कला सिखाते थे, उनको साहित्य एवं विज्ञान का पूरा ज्ञान देते थे। और उनको इसलिए करते थे, इन सब का ज्ञान इसलिए प्राप्त करवाते थे क्योंकि उनको एक अच्छी बाजार में उनके अच्छे कीमत में बेच सके और या अपने सेनापति के तौर पर रख सके। तो इसी में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक था इसी से एक, जो इसका एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में उभरा था। ठीक, इसने अपने साम्राज्य के एक हिस्से का वायसराय भी बनाया था इसने। ठीक, क्योंकि इसने इसकी जो सैनिक कार्यवाही हुई थी काफी जो में इसने अपना महत्वपूर्ण साथ दिया था इसमें बहुत ज्यादा, और बहुत सी चीजों में इसने इसका हाथ रहा। तो इसलिए ये एक उत्तराधिकारी के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो इसने क्या करा? दिल्ली सल्तनत की नींव दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। इसकी जो नींव या स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
अब इसके आगे वीडियो बनाने के लिए, मतलब इसके आगे के बारे में बताने के लिए इससे पहले आप लिख लो